Now, today we are discuss characteristics of ionic compounds. So, पहली physical state of ionic compounds. Electrovalent compounds are generally crystalline in nature. ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको स्टडी करा चुका हूँ ये. So, ionic compounds exist as lattice nature, in crystalline in nature. The constituent ions are arranged in a regular way in their lattice. ठीक है स्टूडेंट, जो constituent ions हैं they are arranged in a regular way, for example in the cubic arrangement in their lattice. So these are hard due to strong forces of attraction between oppositely charged ions which keep them in their fixed positions. ठीक है स्टूडेंट. So in solid form these ions are fixed in their respective positions and they are attracted with strong forces of attraction between oppositely charged ions and exist as lattice. So that's why they are crystalline in nature. So physical state is crystalline in nature and they are hard. So second one is melting and boiling point. Ionic compounds possess high melting and boiling points. They have high melting and boiling points because ions are tightly held together by strong electrostatic forces of attraction and hence huge amount of energy is required to break the crystal lattice. So ions are attracted strongly with strong electrostatic forces of attraction and they exist in the lattice form. So that's why a huge amount of energy is required to break this crystal. So that's why ionic compounds have high melting and boiling points. ठीक है स्टूडेंट. And for example, order of melting and boiling points in halides of sodium and oxides of second group elements. अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या है, ग्रुप 1 के हलाइड्स. ग्रुप 1 फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 का एलिमेंट कौन सा स्टूडेंट? सोडियम. सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड. सो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सोडियम फ्लोराइड का, फिर सोडियम क्लोराइड का, फिर सोडियम ब्रोमाइड का, लास्ट में कितना है? सोडियम आयोडाइड का. कह रहा है ऐसे क्यों हो रहा है? सो स्टूडेंट सोडियम तो आपका फिक्स है, बट यहाँ पे जो हेलोजेंस हैं वो क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं. पहले फ्लोरीन था, फिर क्लोरीन आ गया, फिर ब्रोमीन आ गया, फिर आयोडीन आ गया. अब स्टूडेंट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी मींस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, देन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से इन्होंने लिया था वो क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन अगर बढ़ेगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रही है? कम हो रही है. और डाउन द ग्रुप आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. मींस जो ये आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. सो जितना स्मॉलर साइज होगा अनाइन का, जितना अनाइन का स्मॉलर साइज होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी द अनाइन, उतनी स्टूडेंट ये जो आपका आयनिक बॉन्ड है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा. अगर ये आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? स्ट्रॉन्ग होगा. क्योंकि यहाँ पे तो सोडियम, ये सब जगह क्या है? सोडियम है. लेकिन क्या चेंज हो रहा है? फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन टू आयोडीन. सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज कर रही है, सेम चीज़ है. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है क्योंकि साइज क्या हो रहा है? फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन आयोडीन बढ़ रहा है. सो दीज टू फैक्टर्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, किसके रिस्पॉन्सिबल हैं? आयनिक कंपाउंड्स के. ठीक है स्टूडेंट. अब जो सोडियम फ्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी थी, सो लैटिस एंथैल्पी क्या था स्टूडेंट आपका? U, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और नीचे क्या था? साइज ऑफ आयन. ठीक है स्टूडेंट. अब फ्लोरीन का साइज क्या है? सबसे स्मॉल. अगर फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉल है तो स्टूडेंट लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा. अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी मतलब ये जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द कैटायन एंड एनायन वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग. सो इन केस ऑफ सोडियम फ्लोराइड देयर इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between sodium and fluorine ion, or as compared to sodium and chloride, and then sodium and bromide and sodium and iodide. So that's why
आपकी आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर ये आपकी आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो स्टूडेंट आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है स्टूडेंट। और सेकंड वन आ गया आपका अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। यहाँ पे नॉन मेटल चेंज हो रहे थे, फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन एंड आयोडीन, और मेटल आपका क्या था, सेम। मैंने ये आपको समझा दिया है। अब अगर आपका नॉन मेटल सेम हो, सब जगह देखिए स्टूडेंट क्या है, ऑक्सीजन ही है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है आपका, मेटल। मैग्नीशियम टू कैल्शियम, कैल्शियम टू बेरियम, ये क्या डाउन द ग्रुप, दिस वन इज सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम, दिस इज द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। अब डाउन द ग्रुप स्टूडेंट, डाउन द ग्रुप मैग्नीशियम टू कैल्शियम, कैल्शियम टू बेरियम, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, बढ़ता है। अब अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी स्टूडेंट आपकी, डिक्रीज होगी। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी। लेकिन स्टूडेंट आप ये देखिए लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि मेन जो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके कारण से है, लैटिस एंथैल्पी के कारण। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑफ आयंस, और दूसरा क्या है, साइज ऑफ आयंस। ठीक है स्टूडेंट। अब चार्ज तो यहाँ पे सेम ही है, मैग्नीशियम पे भी +2 है और ऑक्सीजन पे भी -2 है, कैल्शियम पे भी +2 है, ऑक्सीजन पे भी -2 है, बेरियम पे भी +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे भी -2 है। सो चार्ज तो सब जगह सेम हो गया। सो क्यू सेम आ गया स्टूडेंट, चार्ज आपका सेम आ गया। अब क्या देखना हमने, साइज ऑफ आयन। अब साइज किसका स्मॉल है, मैग्नीशियम का, सबसे स्मॉल डाउन द ग्रुप आपका साइज क्या होता है, मैग्नीशियम टू कैल्शियम, कैल्शियम टू बेरियम, साइज क्या होता है स्टूडेंट आपका, बढ़ता है। तो सबसे स्मॉल है साइज कितना है, क्या, मैग्नीशियम का। अगर मैग्नीशियम का साइज स्मॉल है तो स्टूडेंट आपकी जो लैटिस एंथैल्पी है वो क्या है, ज़्यादा। सो लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या था, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस आपके कौन से हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब जब मैग्नीशियम आयंस एंड ऑक्साइड आयंस क्या करेंगे, ये आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज क्या होगी, लैटिस एंथैल्पी। जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगी उतनी कम रह जाएगी, जितनी कम रह जाएगी उतनी इस आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा, और उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा। सो सबसे स्मॉलर साइज किसका स्टूडेंट, यहाँ पे मैग्नीशियम का। सो डेट्स वाई मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, देन कैल्शियम ऑक्साइड, देन बेरियम ऑक्साइड, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर भी यही आ गया। ठीक है स्टूडेंट। सो स्मॉलर द साइज, मोर द लैटिस एंथैल्पी, एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द आयनिक बॉन्ड, एंड मोर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट आपको समझ लग गई। ये आपके कॉम्पिटिशन में भी आ जाते हैं, जस्ट लाइक जेई एंड नीट, और ये आपके एनसीईआरटी में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ लग गई। सो नेक्स्ट आ गया आपका हार्ड एंड ब्रिटल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आपके आयनिक कंपाउंड्स है वो क्या है, हार्ड एंड ब्रिटल। कह रहे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर हार्ड इन नेचर, द हार्डनेस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस विच कीप देम इन देयर फिक्स पोजिशंस। फिर से वही बात आ गई, आयंस आर कीप देम इन फिक्स पोजिशंस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। The brittleness of crystals is due to movement of a layer of crystal on the other layer by application of external force। तो ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में इसकी एनिमेशन भी दिखा चुका हूँ। अगर आपकी ये आपके लेयर्स हैं, लेयर्स होती हैं, ठीक है स्टूडेंट, नहीं तो आप लास्ट लेक्चर देख लो। ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब स्टूडेंट जब क्या लगती है, फोर्स लगती है, तो लेयर्स क्या हो जाती हैं स्टूडेंट, दे मूव। अगर ये वाली लेयर आगे मूव कर गई तो ये आपका नेगेटिव वाला यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव वाला यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से नेगेटिव वाला यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन। रिपल्शन होगी तो ये लेयर्स क्या हो जाएंगी, आपस में सेपरेट हो जाएंगी। लेयर्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, टूट जाएंगी। सो
The brittleness of the crystal is due to movement of a layer of crystal on the other layer by application of external force which like ions come close to each other. ये स्टूडेंट मैं आपको एनिमेशन दिखा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो. The forces of repulsion come into play. फिर क्या आता है स्टूडेंट? Forces of repulsion and the breaking of crystal occurs on account of these forces of repulsion. ठीक है स्टूडेंट. So that's why ionic compounds are hard and brittle. Electrical conductivity ये भी मैं आपको बता चुका हूँ. In solid form they do not conduct electricity because the ions remain intact occupying fixed positions in the crystal lattice. लेकिन इसमें जो आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट करते हैं या डिजोल्व करते हैं किसी पोलर सॉल्वेंट में, द आयंस बिकम फ्री एंड दे आर मूव एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एंड एक्ट एज ए करंट कैरियर. जब फ्री हो जाएंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट? दे आर मूव टुवर्ड रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड दस इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स इन द मोल्टन और इन सोल्यूशन फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट आ गया सोल्युबिलिटी. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर फेयरली सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इनसोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन कौन से कंपाउंड्स में? पोलर कंपाउंड्स में. एंड इनसोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे बेंजीन हो गया, उनमें ये आपके आयनिक कंपाउंड सोल्युबल नहीं है. अब ये किसमें सोल्युबल है? फॉर एग्जांपल वाटर हो गया आपका, HCl हो गया, ये क्या आपके पोलर सॉल्वेंट्स. The polar solvents have high values of dielectric constants. मैंने आपको ये बताया हुआ dielectric constant का मतलब क्या है कि पावर टू डिसोशिएट द आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, सो क्रिस्टल लैटिस को क्या करना? ब्रेक करना. और ये पावर सिर्फ किन्हीं के पास होती है? जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो पोलर सॉल्वेंट्स हैव हाई वैल्यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट पोलर सॉल्वेंट. सो वाटर क्या स्टूडेंट? आपका बेस्ट पोलर सॉल्वेंट एट इट हैज हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है वाटर की? 80. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज, अब आपकी यहाँ डेफिनेशन आ गई. मैंने कहा था ना मैं बाद में बताऊंगा. आप क्या डेफिनेशन आ गई? एज इट्स कैपेसिटी मींस पावर टू वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल चार्जेस इमर्स्ड इन दैट सॉल्वेंट. सो जिस सॉल्वेंट में आप आयनिक कंपाउंड्स को ऐड करते हो, सो उस सॉल्वेंट की कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी है कि वो आयनिक कंपाउंड्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर सकें? वीक कर सकें. जितनी ज़्यादा उनकी कैपेसिटी होगी वीक करने की, तो उतना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा. इन सॉल्वेंट लाइक वाटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस डिक्रीजेस. और वाटर क्या करता है स्टूडेंट आपके? फॉर एग्जाम्पल ये आपका NaCl है, तो वाटर क्या करेगा? वाटर हैज़ हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो ये सोडियम और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको क्या कर देगा? वीक कर देगा. एंड ये आयंस आपके क्या हो जाएंगे फिर? फ्री. ठीक है स्टूडेंट, आपके आयंस फ्री होंगे. देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. फॉर एग्जांपल अब ये फ्री हो गए स्टूडेंट, और ये किन के साथ अटैच होंगे? ये फॉर एग्जांपल OH आयंस हैं और ये क्या है? H आयंस हैं. अब ये आपके कंबाइन हो गए. ये आपका वाटर था H2O और ये क्या? पोलर सॉल्वेंट. ये क्या है? पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल डेवलप हुए हैं. अब जैसे हमने वाटर ऐड किया सोडियम क्लोराइड कंपाउंड में, तो क्या हुआ? ये आयनिक स्ट्रेंथ वीक हो गई. किसने वीक की? वाटर ने. ड्यू टू वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब ये क्या हो गया? सोडियम आयंस किसके साथ अट्रैक्ट हो गए? OH आयंस के साथ. एंड क्लोराइड आयंस किसके साथ अट्रैक्ट हो गए? H आयंस के साथ. सो दैट्स वाई सोडियम क्लोराइड इज सोल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये वाटर के साथ अब क्या हो गए हैं? अटैच हो गए हैं. सो इन सॉल्वेंट लाइक वाटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस डिक्रीजेज. एज ए रिजल्ट देयर आयंस गेट सेपरेटेड एंड फाइनली सॉल्वेटेड. और वो सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद किन के साथ लग गए? H आयंस एंड OH आयंस के साथ. सोडियम आपका सोडियम आयन लग गया आपका किसके साथ? OH आयंस के साथ. एंड क्लोराइड आयन आपका किसके साथ लग गया? H आयंस के साथ. सो ये आपका सोडियम क्लोराइड किसके साथ अटैच हो गया? H आयंस एंड OH आयंस मीन सोडियम क्लोराइड इज सॉल्वेटेड. सो द वैल्यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स ऑफ सम ऑफ द कंपाउंड्स आर गिवन एज. मैंने कहा वाटर की 81 अप्रोक्सीमेटली 80 होती है, मिथाइल अल्कोहल की 35, इथाइल अल्कोहल की 27, एसीटोन की 21. सो कैपेसिटी टू डिजोल्व इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स डिक्रीजेज. जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी उसकी कैपेसिटी आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने की ज़्यादा होगी. ठीक है स्टूडेंट. सो दैट्स वाई वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड हायर कैपेसिटी टू डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड्स. सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका
लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी भी पढ़ चुके हैं हम, सॉल्वेशन एनर्जी ये क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी एनर्जी रिलीज्ड है। अब जैसे ही हमने NaCl को इसमें डाला वाटर में, अब ये क्या हो गया, डिसोशिएट, नए बॉन्ड्स बन गए, सोडियम आयन के साथ कौन अटैच हो गया आपका, OH आयंस, और क्लोराइड आयन के साथ कौन अटैच हो गया, H आयंस, ये आपका वाटर था और ये आपका सोडियम क्लोराइड था। अब ये डिजोल्व हो गया, अब नए कंपाउंड्स बने, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। सो हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ionic compounds are solvated in the polar solvents. So solvation energy, lattice energy and solvation energy also explains the solubility of electrovalent compounds. When ये अब IIT वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं, जो सोलिबिलिटी है स्टूडेंट्स वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। अब these compounds dissolve in such a solvent of which value of solvation energy is higher than the lattice energy of the compound. स्टूडेंट ये जो बोल्ड किया हुआ है ध्यान से पढ़िए आप, कह रहा है वो वाले आयनिक कंपाउंड्स सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं जिनकी हाइड्रेशन और सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा। अब सुन, लैटिस एनर्जी क्या है, दैट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ions are attracted with each other to form a ionic compound. अब स्टूडेंट ये तो कंपाउंड बना रहा है, जो लैटिस एनर्जी थी वो क्या थी, जब ये आयनिक कंपाउंड बने। अब जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी स्टूडेंट उतनी ये आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टूडेंट ज़्यादा होगी तो इनको तोड़ना, वीक करना क्या होगा, टफ होगा। जब तोड़ना और वीक करना टफ होगा तो स्टूडेंट ये सॉल्वेट भी नहीं होंगे और डिसॉल्व भी नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, मोर द लैटिस एनर्जी, मोर द लैटिस एनर्जी, मोर द ionic bond strength between the ions. If more the ionic bond strength between the ions, then there is very little possibility to weak the ionic strength, ionic bond between the ions by polar solvent, and solubility क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। अगर किसी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो स्टूडेंट वो सोलूबल नहीं होगा, क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं, वाला आयनिक कंपाउंड ब्रेक ही नहीं होगा। मतलब जो सॉल्वेंट था, पोलर सॉल्वेंट था, वो इस आयनिक कंपाउंड को तोड़ ही नहीं पाया, डिसॉल्व ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा थी और हाइड्रेशन एनर्जी कम थी। है दोनों एनर्जी रिलीज, ध्यान से सुनो स्टूडेंट, लैटिस एनर्जी क्या है, एनर्जी रिलीज है, हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या है, एनर्जी रिलीज है। लैटिस एनर्जी तब रिलीज होगी जब आपके आयंस कंबाइन होंगे, क्या बनेंगे, कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज तब होगी जब आपके आयंस डिसोशिएट हो गए, क्या बनाएंगे, पोलर सॉल्वेंट के साथ नए कंपाउंड्स बनाएंगे। मींस वो आयनिक कंपाउंड टूट जाएगा और ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। दोनों केसेस में कुछ नई चीज बन रही है, सो दैट्स व्हाई दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। लैटिस एनर्जी में आयंस कंबाइन होके आपका कंपाउंड बन रहा था, हाइड्रेशन एनर्जी में आपका आयनिक कंपाउंड टूट के पोलर सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, दोनों में एनर्जी रिलीज है। अब अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, अगर आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी से, तो इसका मतलब क्या हो गया, लैटिस एनर्जी कम है तो आपका कंपाउंड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। किसने ब्रेक किया, सॉल्वेंट ने, क्योंकि लैटिस एनर्जी कम थी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा। इट मीन्स ये जो आयनिक कंपाउंड है इसकी जो स्ट्रेंथ है, आयनिक स्ट्रेंथ है, वो क्या हो, वीक हो गई और उसके बाद ये सॉल्वेंट में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। और स्टूडेंट अगर किसी कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी कम है और लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो स्टूडेंट इसका मतलब ये पोलर सॉल्वेंट इसको प्रॉपरली
इसके बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड को वीक नहीं कर पाएगा। अगर वीक नहीं कर पाएगा तो ये वाला सॉल्वेंट इस आयनिक कंपाउंड में डिसॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट। सो द वैल्यू ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द आयन। हम अभी देखते हैं, पहले आपको ये मतलब समझ लग गई। सो अब कोई भी कंपाउंड है स्टूडेंट, वो तभी डिसॉल्व होगा किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और स्टूडेंट ये आपको मेनली नीट और IIT JEE वगैरह एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। द वैल्यू ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ आयन, जो हम अभी डिस्कस करते हैं। स्मॉलर द आयन मोर ऑफ सॉल्वेशन एंड हैंस हायर द सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट जितना साइज किसी आयन का स्मॉल होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये मैं अभी आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, एक आपका स्मॉल आयन है और एक आपका बिगर आयन है। ठीक है स्टूडेंट। अब स्मॉल आयन है, चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी ये होती है स्टूडेंट चार्ज ओवर एरिया। ठीक है स्टूडेंट। अब जो स्मॉल साइज्ड आयन है आपका, उसका एरिया क्या होगा, कम होगा, तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट अगर चार्ज डेंसिटी मतलब जितना एरिया कम होगा स्टूडेंट, ऑब्वियस है चार्ज एक छोटे पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा रिसाइड करेगा, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इट मीन्स इसके अट्रैक्ट करने की पावर क्या है, स्मॉल साइज एटम्स की ज़्यादा है। अगर इसके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो स्टूडेंट वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ क्या लगेंगे, ज़्यादा। अगर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा लगेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, ज़्यादा। इट मीन ये वाला आयन आपका क्या हो गया, सोलूबल। क्या हो गया, सोलूबल। सो जितना साइज कम होगा उतना उस आयन का एरिया कम होगा, उतनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी वो वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो उतने वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ज़्यादा अटैच करेगा। जितने वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा अटैच होंगे उतनी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी। जितनी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी उतनी सोलबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट इस वाले केस में आ जाओ। इस वाले केस में जो एरिया है वो क्या है, ज़्यादा। स्टूडेंट चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अगर एरिया ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या है, कम। अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा कम है तो स्टूडेंट वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या लगेंगे, कम। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स कम लगेंगे तो स्टूडेंट हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज क्या होगी, कम, क्योंकि इसके पास अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है, कम। बिगर साइजेस में स्टूडेंट जो बिगर साइज आयंस होते हैं उनकी किसी पोलर सॉल्वेंट्स को या कोई भी पोलर आयंस हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू स्मॉलर साइज्ड आयंस। क्योंकि स्मॉलर साइज्ड आयंस में साइज स्मॉल होता है और स्मॉल साइज में चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वही चार्ज स्मॉल एरिया में फैल गया। अगर वो ज़्यादा एरिया होगा तो चार्ज फैल जाएगा, तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये यहाँ पे साइज का आयन का साइज क्या हो गया, बढ़ गया है। अब अगर आयन का साइज बढ़ गया है, एरिया बढ़ गया है, चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई है, तो इट मीन्स इस आयन की, इस पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की पावर क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर पावर कम हो गई है स्टूडेंट तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज क्या होगी, कम होगी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज कम होगी तो इसकी सोलबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सो मेन आपकी अब सॉल्वेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर गई, साइज ऑफ आयंस के ऊपर। मैं फिर से समझा रहा हूं, स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन more is its charge density, more the charge density, more the capacity of ion to attract the polar water molecules toward itself, and more the hydration energy released, and more the solubility. And larger the size of ion, smaller the charge density. अगर चार्ज डेंसिटी कम हो गई इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की, पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स कम अट्रैक्ट हुए तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज क्या हुई, कम हुई। अगर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज कम हुई तो मतलब सोलबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें लग गई आपको। सो
स्मॉलर द आयन मोर ऑफ सॉल्वेशन, जितना आयन का साइज स्मॉल होगा उतनी सोलबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उतनी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड ज़्यादा होगी। अब सम आयनिक कंपाउंड्स हैं, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, silver chromate etc. are sparingly soluble in water because in all such cases higher values of lattice energy predominates over solvation energy। क्योंकि स्टूडेंट ये बेरियम, लेड, सिल्वर, आपके ये सारे सिल्वर, इनके साइजेस क्या हैं, सबके ज़्यादा हैं, और इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज क्या होगी, कम होगी। सल्फेट का साइज भी स्टूडेंट क्या है, लार्ज है, और यहाँ पे क्रोमेट का साइज भी क्या है, लार्ज है। ब्रोमीन आयोडीन का साइज भी क्या है स्टूडेंट, लार्ज है। सो जितना साइज लार्ज होगा, यहाँ पे तो स्टूडेंट दोनों के साइज लार्ज है, बेरियम के साइज भी लार्ज है, सल्फेट का साइज भी लार्ज है, लेड का साइज भी लार्ज है, सल्फेट का साइज भी लार्ज है, यहाँ पे सिल्वर का साइज भी लार्ज है, क्रोमेट का साइज भी लार्ज है, यहाँ पे सिल्वर और आयोडीन दोनों का साइज लार्ज है, सिल्वर और ब्रोमीन दोनों का साइज लार्ज है, यहाँ पे सिल्वर का साइज लार्ज है। इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी प्रीडोमिनेट कर रही है ओवर सॉल्वेशन एनर्जी। क्यों, क्योंकि इन सब में चार्ज डेंसिटी क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। अगर चार्ज डेंसिटी कम हो जाए तो दीज मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट द lesser number of water molecules towards itself and there will be lesser solubility in water। ठीक है स्टूडेंट, समझ लग गई अब सोलबिलिटी टॉपिक आपको, ध्यान से आपने ये पढ़ना है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट। ये आपको क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट आ गया स्पेस आइसोमेरिज्म। द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉन रिजिड, ठीक है स्टूडेंट, एंड नॉन डायरेक्शनल, दस दीज कंपाउंड डू नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट ये आइसोमर्स शो नहीं करते, क्यों, क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स हैं वो क्या हैं, नॉन रिजिड, और इनकी जो डायरेक्शन है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है स्टूडेंट, ये नॉन डायरेक्शनल है कि कहीं से भी चार्ज आ सकता है। ये आपका सोडियम है, क्लोराइड आयन यहाँ से भी आ सकता 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 है, यहाँ से भी आयनिक बॉन्ड बन 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 सकता है। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है स्टूडेंट, एंड इनकी जो अब एक बार बॉन्ड बन गया तो इनके आयन्स की पोजीशन क्या हो गई है, फिक्स्ड। जब पोजीशन फिक्स्ड हो गई है तो वो आइसोमर्स आपको देंगे ही नहीं, बिकॉज आइसोमर्स का क्या मतलब होता है, डिफरेंट शेप्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स। अब इनकी शेप तो चेंज होगी नहीं, बिकॉज इनके आयन्स क्या हो गए हैं, फिक्स्ड हो गए हैं, एक लैटिस बन गया है। अब वो आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट शेप्स आपको नहीं देगा, तो मीन स्पेस आइसोमेरिज्म भी आपको नहीं देगा। कौन, आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट आ गए आयनिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स फर्निश आयंस इन सोल्यूशन। अब सोल्यूशन फॉर्म में क्या दे रहा है वो आपको आयंस। अब ये K+Cl नेगेटिव, ये क्या है, सोल्यूशन फॉर्म में ये आयंस हैं स्टूडेंट। द केमिकल रिएक्शन ऑफ दीज कंपाउंड्स आर आयनिक रिएक्शंस। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये कौन से रिएक्शन देते हैं, आयनिक रिएक्शंस। और आयनिक रिएक्शंस आपके क्या होते हैं, फास्ट, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स इन सोल्यूशन फॉर्म क्या होते हैं, फ्री आयंस। जब आयंस फ्री हो जाते हैं तो जो उनका आयनिक रिएक्शन है वो क्या है, फास्ट, क्योंकि आयंस एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट फास्ट करते हैं। सो आयनिक बॉन्ड्स आर मोर कॉमन इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तभी ये देखिए आप, ये जो रिएक्शन है आपका, ये कौन सा रिएक्शन है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन है। सो पोटेशियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या हुआ स्टूडेंट, ये आपका सिल्वर क्लोराइड ये आ गया, और ये पोटेशियम नाइट्रेट ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, सिल्वर क्लोराइड आपका क्या हो गया, प्रेसिपिटेट। और ये वाला रिएक्शन कौन सा है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन। कौन सा है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन। एंड आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट, क्योंकि आयनिक रिएक्शंस में कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं, आयंस। क्योंकि एक बार आयंस को, आयनिक कंपाउंड को सोल्यूशन फॉर्म में डाल लो तो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, उनकी लैटिस वीक हो जाता है ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट्स, एंड आयंस फ्री हो जाते हैं। जब आयंस फ्री हो जाते हैं देन दे इमीडिएट गिव प्रोडक्ट्स, बट कोवलेंट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आ गया आइसोमॉर्फिज्म। So electrovalent compounds show isomorphisms, means compounds having same electronic structures are isomorphous to each other। Student isomerism नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं, isomorphism। Isomorphism का मतलब है compounds having same electronic structures are isomorphous। चाहे वो आपके compounds क्या है, डिफरेंट हैं,
लेकिन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या दोनों का सेम, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या दोनों का सेम। वो वाले कंपाउंड्स कौन से हैं, आइसोमॉर्फिज्म्स, जिनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, वो कौन से होंगे स्टूडेंट आपके, आइसोमॉर्फिज्म्स। ठीक है स्टूडेंट, सो आयनिक कंपाउंड शो आइसोमॉर्फिज्म्स। सो नेक्स्ट आपका स्टूडेंट एनसीईआरटी प्रॉब्लम आ गई, अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल, लिथियम फ्लोराइड, पोटाशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। और ये आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो नाइट्रोजन, ये तो निकाल ही दो ना नाइट्रोजन, क्योंकि आपके सिमिलर एलिमेंट्स में आयनिक कंपाउंड्स होते ही नहीं हैं, दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो ये इसका मतलब नाइट्रोजन का आयनिक कैरेक्टर क्या है, सबसे लोएस्ट, इसको तो निकाल ही दो। अब एक अगर अल्कली मेटल हो, एक अगर अल्कली मेटल हो और दूसरा हैलोजन हो, तो उनमें जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर। क्यों, हैलोजन्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अल्कली मेटल्स आर वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो ये कैटायन जल्दी बन जाएंगे और ये अनायन जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि उनकी आयनिक एंथैल्पी क्या है, कम, और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा। तो जो आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा। सो डेट्स वाई इधर आ जाइए। अब लिथियम क्या है आपका अल्कली मेटल और फ्लोरीन क्या आपका हैलोजन। सो लिथियम फ्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा। अब स्टूडेंट बाकी बच गया सल्फर, क्लोरीन एंड पोटाशियम। अब स्टूडेंट ये सल्फर है, ये क्लोरीन है, ये क्या है स्टूडेंट आपके नॉन मेटल। अब ये पोटाशियम ऑक्साइड क्या है, पोटाशियम क्या है आपका मेटल, और ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल। अब ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है स्टूडेंट, और वैसे भी पोटाशियम की आयनिक एंथैल्पी क्या है, कम है, तो ये भी क्या देगा आपको, आयनिक कैरेक्टर। तो उसके बाद कौन सा आ गया, पोटाशियम ऑक्साइड। लिथियम फ्लोराइड स्टूडेंट ज़्यादा क्या हुआ था, क्योंकि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन की जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा। सो डेट्स वाई फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो डिस्टर्ब करेगा कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा। सो डेट्स वाई लिथियम फ्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर क्या आया था, पोटाशियम ऑक्साइड से ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये तो दोनों ही क्या है, नॉन मेटल हैं, और ये भी क्या है, दोनों नॉन मेटल। ठीक है स्टूडेंट, अब बाकी बात आ गई SO2 एंड Cl(F3) की। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं सल्फर और क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है स्टूडेंट, अब एक क्लोरीन है, कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा अब इनके ग्रुप क्या देखिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों हैलोजेंस हैं, दोनों क्या आपके हैलोजेंस, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है। अब लेकिन फ्लोरीन कितने हैं स्टूडेंट, 3। अब तीनों फ्लोरीन मिलके इन्होंने यहाँ पे क्या इकट्ठा कर लिया है, नेगेटिव चार्ज, और इस क्लोरीन को क्या बना दिया है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट आयनिक कैरेक्टर किसका आया, Cl(F3) का। अब नाइट्रोजन तो सबसे लीस्ट था, बाकी क्या बच गया, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी आपका क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। वैसे क्या है, कोवलेंट कंपाउंड। क्यों, क्योंकि सल्फर एंड ऑक्सीजन बोथ आर इन द सेम ग्रुप। अब स्टूडेंट जो सेम ग्रुप में होंगे वो आयनिक कंपाउंड्स आपके बहुत कम एलिमेंट्स देंगे, ये एक्सेप्शनल केस है स्टूडेंट। वैसे भी Cl(F3) भी आपका क्या है, टोटल आयनिक नहीं है स्टूडेंट, ये पोलर कंपाउंड है, सिर्फ क्या है, पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड हम अभी डिस्कस करते हैं, ये आयनिक कंपाउंड है ही नहीं। आयनिक कंपाउंड सिर्फ आपके ये दो ही हैं, लिथियम फ्लोराइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड। क्योंकि ये दोनों ही नॉन मेटल हैं, इसका मतलब Cl(F3) ये क्या है, आयनिक कंपाउंड तो हो ही नहीं सकते। लेकिन क्या हो रहा है, ये स्ट्रांगली पोलर हैं, 3 फ्लोरीन मिलके ये, और दूसरे ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इस क्लोरीन को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये पोलर कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हम फिर भी आयनिक कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड डिस्कस नहीं कर रहे। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका है, लिथियम फ्लोराइड का, फिर पोटाशियम ऑक्साइड का, फिर Cl(F3) का। अब सल्फर ऑक्साइड दोनों फिर से क्या हैं, नॉन मेटल, दोनों ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स ही हैं। अब सल्फर और ऑक्सीजन
दोनों के हैं, सेम ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। अब जब सेम ही ग्रुप के एलिमेंट हैं तो स्टूडेंट वो आपके आयनिक कंपाउंड्स तो बनाएंगे नहीं। ये भी यहाँ पे क्या है, पोलर कंपाउंड है। ये दो ऑक्सीजन मिलके इन्होंने क्या किया है, इस सल्फर को क्या कर दिया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट। अब Cl(F3) का आयनिकेटर क्यों ज़्यादा है, बिकॉज फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और तीन तीन फ्लोरीन मिलके इस क्लोरीन को मैक्सिमम पॉजिटिव कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे दो ऑक्सीजन मिलके सल्फर को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं। लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है, ज़्यादा, और दूसरे तीन तीन फ्लोरीन लगे हुए हैं। इसका मतलब ये तीनों फ्लोरीन क्लोरीन को क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव करेंगे। जितना यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आ गया और जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उतना आयनिक वेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो डेट्स वाई पहले Cl(F3) फिर SO2, और लीस्ट में तो आपका नाइट्रोजन ही है। ये तो नॉन पोलर है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों ही क्या है आपके सेम एटम्स, और सेम एटम्स में कभी भी आयनिक वेक्टर नहीं आता, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, आपके सेंटर में। वो किसी भी जगह आपके मूव नहीं हुए। सो डेट्स वाई N2 इज ए नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। सो ये आपका NCERT क्वेश्चन ओवर हो गया। सो नेक्स्ट आ गए कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।